आखिर वो कौन से कारण थे जिनके कारण महान राजपूत राणा सांगा की विधवा रानी कर्णावती ने मुगल हुमायूं को राखी भेजकर उससे मदद मांगी। आज का हमारा मुख्य टॉपिक है कि हुमायूं गुजरात पर विजय किस प्रकार प्राप्त करता है। जानकारी यूपीएससी लेवल की है और 100% ऑथेंटिक है। तो देखें, 23 साल की युवा अवस्था में हुमायूं दिसंबर 1530 में बाबर का उत्तराधिकारी बना। सभी भाइयों में साम्राज्य को बंटवारे की तैमूर परंपरा की बाबर ने हुमायूं को अपने भाइयों के साथ उदारतापूर्ण व्यवहार करने की सलाह दी थी, लेकिन वह नवजात मुगल साम्राज्य के विभाजन के पक्ष में नहीं था, जो विनाशकारी हो सकता था। हुमायूं जब आगरा के तख्त पर बैठा तो काबुल और कंधार साम्राज्य में शामिल थे। काबुल और कंधार हुमायूं के छोटे भाई कामरान की निगरानी में थे, पर कामरान गरीबी के मारे हुए इन क्षेत्रों से संतुष्ट नहीं था। इसलिए उसने लाहौर और मुल्तान की ओर कूच किया और उन पर अधिकार कर लिया। हुमायूं कहीं और व्यस्त था, इसलिए उसके पास इसे मान लेने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। कामराना यानी कि हुमायूं के भाई ने हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर ली और जब भी आवश्यकता हो उसकी सहायता करने का वचन दिया। कामरान को पंजाब और मुल्तान देने का तत्कालिक लाभ यह हुआ कि अपनी पश्चिमी सीमा की चिंता किए बगैर हुमायूं पूर्वी भाग पर ध्यान देने के लिए मुक्त हो गया। इन बातों के अलावा हुमायूं को पूर्व में अफगानों की तेजी से बढ़ती शक्ति और गुजरात के शासक बहादुर शाह की बढ़ती महत्वाकांक्षा का भी सामना करना पड़ा। 1532 में दो राह नामक एक स्थान पर उसने अफगान सेनाओं को हराया, जिन्होंने बिहार को जीता था, और पूर्वी उत्तर प्रदेश में जौनपुर को तहस नहस कर डाला। इस सफलता के बाद हुमायूं ने चुनार पर घेरा डाला। यह शक्तिशाली किला आगरा और पूरब के बीच के स्थल मार्गों और जल मार्गों को नियंत्रण करता था तथा चुनार को पूर्वी भारत का द्वार भी कहा जाता था। हाल ही में वह अफगान सरदार शेर खान के अधिकार में आया था, जो अफगान सरदारों में सबसे अधिक शक्तिशाली बन चुका था। चुनार की घेराबंदी को जब 4 माह हो चुके थे तो शेर खान ने हुमायूं को मना लिया कि किला उसी के हाथ में रहने दिया जाए। बदले में उसने मुगलों का वफादार रहने का वादा किया और जमानत के तौर पर अपने बेटे को हुमायूं के दरबार में भेज दिया। गुजरात में बहादुर शाह की शक्ति की तीव्र वृद्धि ने हुमायूं को चिंतित कर दिया था। वह चुनार का घेरा जारी रखने को तैयार नहीं था, क्योंकि इसका मतलब अपनी सेना को बांटना होता। बहादुर शाह, जो लगभग हुमायूं की ही उम्र का था और एक योग्य और महत्वाकांक्षी शासक था, 1526 में गद्दी पर बैठने के बाद उसने पहले मालवा को जीता और फिर उसने राजस्थान का रुख करके चित्तौड़ पर घेरा डालकर राजपूतों के प्रतिरोध को छिन्न-भिन्न कर दिया। बाद की कुछ कथाओं के अनुसार इसी समय राणा सांगा की विधवा रानी कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेजकर उससे मदद मांगी और हुमायूं ने शूरवीरों की तरह उसका प्रति उत्तर भी दिया। किसी तत्कालीन लेखक ने इस कथा का जिक्र नहीं किया है और हो सकता है यह सच भी ना हो, लेकिन इतना अवश्य सच है कि मुगल हस्तक्षेप के डर से बहादुर शाह ने राणा से एक संधि कर ली, जिसके अनुसार नकदी और वस्तु के रूप में भारी हर्जाना लेकर किला राणा के पास रहने दिया गया। अगले 1.5 साल के दौरान हुमायूं ने दिल्ली में एक नया शहर बसाने में अपना समय लगा दिया। इसे उसने दिन पनाह नाम दिया। इसका मकसद यह भी था कि अगर आगरा पर बहादुर शाह का खतरा मंडराए तो यह दूसरी राजधानी का काम कर सके। बहादुर शाह इस बीच अजमेर को जीत चुका था और उसने पूर्वी राजस्थान को भी रोन डाला था, यानी कि हरा चुका था। बहादुर शाह हुमायूं के लिए कहीं बड़ा खतरा था। उसने अपने दरबार को उन सबका शरण स्थल बना दिया जो मुगलों से डरते या नफरत करते थे। उसने फिर चित्तौड़ का घेरा डाला
और साथ ही इब्राहिम लोदी के चचेरे भाई तातर खान को हथियार और सैनिकों की मदद दी ताकि वो दिल्ली पर आक्रमण करे या कहें कि हुमायूं पर आक्रमण करे। हुमायूं ने तातर खान की चुनौतियों का आसानी से मात दे दी। तातर खान हारा और मारा गया। बहादुर शाह के खतरे को हमेशा के लिए मिटाने के वास्ते हुमायूं ने अब मालवा पर हमला किया। हुमायूं ने अच्छे खासे सैन्य कौशल और उल्लेखनीय निजी शौर्य का परिचय दिया। बहादुर शाह मुगलों का सामना करने का साहस न कर सका। उसने चित्तौड़ को छोड़ दिया जिस पर वह अधिकार कर चुका था और मंदसौर के पास सवे को एक खेमे में किलाबंद किया। लेकिन हुमायूं की सावधानी भरी रणनीति ने उसे अपने सारे साज सामान को छोड़कर मांडू जाने पर मजबूर कर दिया। हुमायूं सरगर्मी से उसका पीछा करता रहा। उसने मांडू के किले पर भी घेरा डाला और कब्जा कर लिया। बहादुर शाह अब मांडू से भागकर चापानेर चला गया। चापानेर के किले की दीवार पर भी हुमायूं छन गया। बहादुर शाह अब भागकर अहमदाबाद और अंत में काठियावाड़ जा पहुंचा। इस तरह मालवा और गुजरात जैसे समृद्ध प्रांत तथा गुजरात के शासक द्वारा मांडू और चापनेर में जमा किए गए भारी खजाने भी हुमायूं के हाथ आ गए। गुजरात और मालवा जितनी जल्दी हाथ आए उतनी ही जल्दी हुमायूं के हाथ से निकल गए। गुजरात को जीतने के बाद हुमायूं ने उसे अपने छोटे भाई अस्करी के नियंत्रण में दे दिया। फिर हुमायूं मांडू चला गया। एक प्रमुख समस्या गुजराती शासक से जनता के घेरे लगाव थी। जनता के विद्रोह की एक श्रृंखला बहादुर शाह के अमीरों की सैन्य कार्रवाई और तेजी से बहादुर शाह के सख्ते के पुनः उत्थान के कारण जो कि चिंता बढ़ गई। इसलिए अस्करी यानी कि हुमायूं का भाई अस्करी ने आगरा लौटने का फैसला किया। इससे तत्काल यह डर पैदा हो गया कि अस्करी क्या पता जाकर आगरा पर यानी कि हुमायूं की राजधानी पर कब्जा कर ले। लेकिन हुमायूं को आगरा से बेदखल करने या अपने लिए एक साम्राज्य बनाने का प्रयास कर सकता था हुमायूं का भाई। इसकी जोखिम मोल न लेकर हुमायूं ने अब मालवा को छोड़ दिया और अस्करी यानी कि अपने भाई के पीछे भागा। उसने अस्करी को राजस्थान में जा पकड़ा। दोनों भाई यानी कि हुमायूं और हुमायूं के भाई अस्करी दोनों में सुलह हुई और वे वापस आगरा लौटे। इस बीच गुजरात और मालवा दोनों हाथों से निकल गए थे। गुजरात की मुहिम पूरी तरह असफल रही। इस मुहिम के कारण मुगलों का इलाका तो नहीं बढ़ा पर मुगलों के लिए बहादुर शाह का खतरा हमेशा के लिए मिट गया। कुछ ही समय बाद अपने एक जहाज पर पुर्तगालियों से हुई मुठभेड़ में बहादुर शाह डूब मरा। इस कारण इसके साथ गुजरात की ओर से जो रहा सा खतरा वह भी जाता रहा यानी कि धीरे धीरे समाप्त हो गया। इसके बाद जो कि हुमायूं शेर शाह से टकराव होता है। अगला हमारा टॉपिक होगा हुमायूं और शेर शाह के मध्य टकराव। फिर मिलते हैं। जय हिंद। यदि अच्छी लगी तो इसको लाइक करना। फिर मिलते हैं। जय हिंद।